बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 31 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2020। तीन अहम खबरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। पहली खबर यह है कि नवाज शरीफ ने अपनी ज़मानत में तौसीक़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से क्यों रजू नहीं किया, नवाज शरीफ का लंदन में इलाज क्यों शुरू ना हो सका और नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे। इन तीनों कानूनी सवालों पर आज नवाज शरीफ ने अपना तहरीरी जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराकर कल की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना मांग लिया है। लेकिन नाजरीन, एक चौथा सवाल भी है। उस सवाल पर नवाज शरीफ का ये तहरीरी जवाब मुकम्मल तौर पर खामोश है। चौथा सवाल क्या है, उस सवाल की तफसीलात आगे चल के आप नाजरीन के साथ डिस्कस करेंगे। इसी खबर के साथ मुंसलिक खबर यह है कि कैप्टन सफदर और मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज की जानिब से कल की अदालती कार्रवाई को मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। किस बुनियाद पर यह दरख्वास्त दायर की गई है, ये तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी खबर यह है कि कल की बड़ी अदालती कार्रवाई से पहले वफाकी हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत से रब्ता किया गया है और नवाज शरीफ की ज़मानत में तौसीक़ के हवाले से जो ख़त किताबत होती रही उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया गया है। तीसरी खबर नाजरीन, अहलिया जस्टिस काजी फायसा की जानिब से जो तहरीरी जवाब FBI के ऑफिस में जमा कराया गया उसका पार्ट 2 जो है वो इस वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली खबर पर हम बात कर लेते हैं कि आज नवाज शरीफ की जानिब से एक मुतफरिक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है कि मुझे कल की अदालती कार्रवाई से इस्तिस्ना दिया जाए। मैं अपने इलाज के सिलसिले में लंदन में मौजूद हूँ और जब तक मुझे डॉक्टर जो है वो ट्रैवल करने की, सफ़र करने की इजाज़त नहीं देते, मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। तो लिहाजा मुझे कल की अदालती कार्रवाई से या तो इस्तिस्ना दे दिया जाए या जब तक मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ जाता मेरी अपीलों पर समाअत जो है वो मौखर कर दी जाए। इसके साथ साथ नवाज शरीफ की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि अगर पंजाब हुकूमत की जानिब से उनकी ज़मानत में तौसीक़ नहीं की जाती तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करेंगे। तो नवाज शरीफ ने इसका जवाब ये दिया है कि चूंकि वो बरतानिया में अपने इलाज के सिलसिले में मौजूद हैं और उनका वहाँ पर इलाज चल रहा है, तो मेरे वकील की जानिब से मुझे ये एडवाइस किया गया था कि जब तक आप बरतानिया में मौजूद हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर नहीं कर सकते। आपको अपील दायर करने से पहले ज़मानत में तौसीक़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। चूंकि मेरा इलाज चल रहा है, मैं पाकिस्तान वापस नहीं आ सकता, तो इसलिए ज़मानत में तौसीक़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू नहीं किया गया। 8 हफ्तों की ज़मानत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से नवाज शरीफ को दी गई थी। इस दरख्वास्त में नवाज शरीफ ये भी कहते हैं कि मेरा इलाज जो है वो कोरोना वायरस की वजह से, क्योंकि बरतानिया में भी कोरोना वायरस की वबा जो है वो फूट पड़ी थी, तो मेरा जो इलाज शुरू होना था वो कोरोना वायरस की वजह से शुरू ना हो सका और मेरे डॉक्टर्स की जानिब से मुझे एडवाइस किया गया है कि आप जो है वो सफ़र नहीं कर सकते। जब मुझे डॉक्टर्स की जानिब से सफ़र की इजाज़त दे दी जाएगी, मुझे सेहतमंद डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो मैं पहली फ़्लाइट लेकर पाकिस्तान वापस आ जाऊंगा। लेकिन एक जो चौथा सवाल है, जो कानूनी सवाल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस पर नवाज शरीफ का ये जवाब मुकम्मल तौर पर खामोश है। वो चौथा सवाल ये है कि नवाज शरीफ जो है वो 19 नवंबर 2019 को पाकिस्तान से बरतानिया के लिए अपने इलाज के सिलसिले में यहाँ से रवाना हुए थे। तो नवंबर से लेकर मिड मार्च तक, जब तक बरतानिया में, पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वबा का फैलाव नहीं हुआ था, इन 4 महीनों के दरमियान जो कि तकरीबन 12 से 13 हफ्ते बनते हैं, उनका क्यों इलाज शुरू ना हो सका, क्यों उनके जो मेडिकल एग्जामिनेशन है सिर्फ वही चलती रही, सिर्फ उनके मेडिकल टेस्ट होते रहे, उनकी सर्जरी क्यों ना हो सकी। इस हवाले से नवाज शरीफ का जवाब जो है वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। लेकिन कल की अदालती कार्रवाई से नवाज शरीफ, जैसे मैंने आपको बताया कि ख्वाजा हारिस और उनके जो असिस्टेंट वकील हैं मुनव्वर दुग्गल की जानिब से दरख्वास्त दायर करके जो है वो ये इस्तिस्ना मांग लिया गया है। अब हम मरियम नवाज के और कैप्टन सफदर के हवाले से जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनके वकील की जानिब से, अमजद परवेज साहब ये कहते हैं कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 5 सितंबर तक जो है वो इल्तवा ले रखा है। 5 सितंबर तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से छुट्टियों पर हैं, तो 5 सितंबर तक जो है इस केस की समाअत को जो है वो मुलतवी कर दिया जाए और 5 सितंबर के बाद कोई भी तारीख जो है इस मुकदमे की समाअत की मुकर्रर कर दी जाए, तो हम अदालत में पेश होंगे और अपना मुकदमा जो है वो अदालत के सामने रखेंगे। तो इस दरख्वास्त के बाद लगता यह है कि
कल की शायद अदालती कार्रवाई इतनी ज़्यादा तवील नहीं होगी, बल्कि शायद आइंदा के अदालती हफ्ते तक इस केस को मुलतवी कर दिया जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ की मुतफरक दरखास्तों पर अदालत क्या फैसला करती है, फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा, क्योंकि इस दरखास्त पर फैसला करने का अख्तियार जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। लेकिन इस बड़ी अदालती कार्रवाई से पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वफाकी हुकूमत ने भी अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से पंजाब हुकूमत से रब्ता किया गया है और उनसे ये कहा गया है कि नवाज शरीफ की तौसीक के हवाले से जो मेडिकल रिपोर्ट्स नवाज शरीफ ने आपके पास जमा कराई पंजाब हुकूमत के पास, और जो आपने लेटर्स लिखे थे नवाज शरीफ को, नवाज शरीफ के वकला को, और जो आप पंजाब हुकूमत की जानिब से नवाज शरीफ से जो मेडिकल रिपोर्ट्स मांगी गई थी, ये तमाम तफसीलात जो है वो हमें फराहम की जाएं। लग ये रहा है कि कल इस अदालती कार्रवाई का जब आगाज़ होगा तो वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा, कोई एडिशनल अटॉर्नी जनरल, कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल या अटॉर्नी जनरल खुद जो है वो कमरा अदालत में मौजूद होंगे, क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से अपनी मुतफरक दरखास्तों में ये भी कहा गया है कि हमने अपनी ज़मानत में तौसीक के लिए पंजाब हुकूमत से रुजू किया था, लेकिन पंजाब हुकूमत ने अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए हमें ज़मानत में तौसीक देने से इनकार कर दिया था। और ये भी कहा गया है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पहले भी कहा था कि हमें पंजाब हुकूमत से किसी किस्म के अच्छे की उम्मीद नहीं है, और अदालत से हमने यही कहा था कि हमें 8 हफ्तों की ज़मानत की बजाय जो अनलिमिटेड ज़मानत होती है वो फराहम की जाए, जिस तरह से एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को दी गई थी। ये नाज़रीन डेवलपमेंट है। तो कल की अदालती कार्रवाई के हवाले से लग तो यही रहा है कि शायद ये कल की अदालती कार्रवाई कोई ज़्यादा लंबी ना हो। अब हम बात कर लेते हैं कि अहलिया जस्टिस कादी फाइसा की जानिब से जो अपना तहरीरी जवाब FPR के ऑफिस में जमा कराया गया, उसका पार्ट 2 आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें अहलिया जस्टिस कादी फाइसा ये कहती हैं कि जो आपने मुझे सेक्शन 111, 122 के तहत नोटिस दिए हैं, इसके मुताबिक आप मेरी जो 38 साल प्रोफेशनल लाइफ है उसमें मैंने जो एक एक रुपया कमाया है, जो एक एक रुपया खर्च किया है, आप उसका एक एक रुपए का मुझसे हिसाब मांगना चाहते हैं। लेकिन मेरा जो टैक्स रिकॉर्ड है, जो मेरी ज़ाती मलकियत है, आप मुझे फराहम नहीं कर रहे, लेकिन थर्ड पार्टी को यही रिकॉर्ड जो है वो आपके ऑफिस की जानिब से फराहम किया गया। आगे चल के वो ये कहती हैं जो सेक्शन 122 है जिसके तहत आपने मुझे नोटिस जारी किया, ये सेक्शन खुद वाजे करता है कि 5 साल के बाद किसी भी शख्स के टैक्स गोशवारों को जो है वो ओपन नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक प्रॉपर्टी 2004 में खरीदी गई, 2 प्रॉपर्टीज 2013 में खरीदी गई। तो किस तरह से आप मुझे जो है ये लिमिटेशन होने के बावजूद जो है वो सेक्शन 122 के तहत नोटिस जारी कर रहे हैं। आर्टिकल सेक्शन 116 के हवाले से अहलिया जस्टिस कादी फाइसा का ये कहना है कि नया जो कानून बनाया गया 2017-18 में, उसके तकाजे पूरे करते हुए लंदन की तीनों जायदादें मैंने अपने 2018-2019 के फिजिकल ईयर में और 2019-2020 के फिजिकल ईयर में जाहिर कर दी थी। आर्टिकल 111 के हवाले से अहलिया जस्टिस कादी फाइसा अपना जवाब ये देती हैं कि कानून में तरमीम होने से पहले असासे जो है वो मैं जाहिर कर चुकी थी, और जो सेक्शन 111 है ये वाज़े करता है कि अगर कोई शख्स जो है, कोई टैक्स पेयर जो है अपनी ज़री आमदन डिक्लेयर करेगा, उससे एडमिट किया जाएगा, उससे एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन आपने मेरी ज़री आमदन को मेरी कुल बचत में, कुल आमदन में शुमार नहीं किया, इसकी कोई वजह जो है वो आपकी जानिब से नहीं बताई गई। आगे चल के वो कहती हैं कि मेरी ज़री ज़मीन जो है, जो कि सिंध और बलूचिस्तान में 278 एकड़ पर मुहित है, और इससे जो मुझे आमदन हासिल होती थी, ये ज़मीन मेरे मरहूम वालिद जो हैं इसे मैनेज करते थे वो अपने इंतकाल से पहले, और इस ज़री ज़मीन से मुझे जो आमदन हासिल होती थी उसके आमदन से मैंने सेविंग सर्टिफिकेट भी ख़रीदे, कुछ अमाउंट मैंने UBL के बैंक में पार्क की, और ये अमाउंट के हवाले से तमाम रिकॉर्ड जो है वो आपको फराहम किया जा चुका है। और ये भी कहा गया कि कानून जो है मुझे फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट खोलने की इजाज़त देता है, और जिस तरह से भी मैं अपना फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट करूं, कानून में इस हवाले से किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है। और आप मुझसे मेरे फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट की मालूमात अगर मांगते हैं तो ये आपका गैर कानूनी इक़दाम होगा, लेकिन ये आपका गैर कानूनी इक़दाम है। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने अपने फ़ॉरेन करेंसी अकाउंट की मालूमात आपको फराहम की। आगे चल के वो कहते हैं कि मेरा RTO जो आपकी जानिब से कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया, इस्लामाबाद से फिर दोबारा कराची मुंतकिल किया गया, ये किसकी इंस्ट्रक्शन पर हुआ, क्यों किया गया, मुझे आपने कुछ नहीं बताया। मेरिट पर अहलिया जस्टिस कादी फाइसा ये बात करती हैं
کہ 38 सालों के दौरान जब वो अमेरिकन स्कूल में बतौर टीचर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही थी, तो उन्हें जो तनख्वाह मिलती थी उस पर टैक्स काट के मुझे तनख्वाह दी जाती थी, लेकिन तनख्वाह के अलावा मुझे अमेरिकन स्कूल की जानिब से हाउस अलाउंस भी दिया जाता था, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता था और यूटिलिटीज़ बिल्स की मद में भी अलाउंस दिया जाता था। क्योंकि मैं अपने वालदैन के साथ रहती थी, तो ये जो पैसे हैं मैं अपने खर्च नहीं करती थी और ये पैसे जो है मेरे पास इसी तरह से महफूज रहे। आगे चल के वो ये भी बात करती हैं कि आपने मेरी आमदन किस साल से उसका काउंट करना शुरू किया, तब से शुरू किया जब मैंने टैक्स गोशवारे भरना शुरू किए, या तब से जब से मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ किया। इस हवाले से आपने कुछ नहीं बताया। और उन्होंने अपनी क्लिफ्टन की 2 प्रॉपर्टीज़ का भी जिक्र किया जो हम अपनी पहली वीडियो में कई मरतबा बता चुके हैं। और आगे चल के उन्होंने क्या बात की है कि अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये कहती हैं कि मुझे ये जो FBI की जानिब से कहा गया कि मैंने अपना बयान बदला है, दरअसल मैंने अपना बयान नहीं बदला। सेक्शन जो 122 है वो वाज़ेह करता है कि सिर्फ 6 साल का टैक्स रिकॉर्ड किसी टैक्स पेयर के लिए मेंटेन करना ज़रूरी है। तो मुझे किस तरह से ये इल्ज़ाम दिया जा सकता है FBI की जानिब से कि मैंने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली की है। वो कहती है कि मौक़िफ़ में तब्दीली आई है तो वो FBI के जो है वो मौक़िफ़ में आई है। पहले मेरे खिलाफ सेक्शन 116 का केस बनाया गया, वहाँ पर बात ना बनी तो मेरे खिलाफ FBI ने सेक्शन 111 और 122 का जो है वो केस बना दिया और मुझे नोटिस जारी कर दिया गया। आखिर में अहलिया जस्टिस काजी फाइजा ये कहती हैं कि मुझे हेयरिंग का मौका आपने देना है और हेयरिंग का मौका देने से पहले आप जो रिकॉर्ड मैं आपसे मांग रही हूँ वो मुझे फराहम किया जाए। मैं उस रिकॉर्ड को एग्जामिन करूँगी, उसकी स्टडी करूँगी और स्टडी करने के बाद आप मुझे तारीख और जगह बताएंगे और पर्सनल हेयरिंग का मौका देंगे ताकि मैं अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने पेश कर सकूँ। आगे चल के आखिर में वो ये भी कहती हैं कि मुझे इमरान खान के, फ़रोग़ नसीम के, शहजाद अकबर के, साबिक़ अटॉर्नी जनरल अनवन मंसूर के जो टैक्स गोशवारे हैं वो मुझे फराहम किए जाएं, जिस तरह से मेरे गोशवारे या टैक्स का रिकॉर्ड जो है वो थर्ड पार्टी को फराहम किया गया। और इसके साथ साथ ये भी बताया जाए कि इन सब शख्सियात के जो बच्चे हैं, जो फैमिली हैं, उनका कितना ज़रिया आमदन है, उनका ज़रिया मुआश क्या है, कब से वो टैक्स दे रहे हैं, वो टैक्स अदा करते भी हैं या नहीं करते, और उनकी टोटल इनकम कितनी है। और इन तमाम शख्सियात की मुल्की और गैर मुल्की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से भी मुझे तफसीलात फराहम की जाएँ। और अगर आपकी जानिब से ये तफसीलात फराहम ना की गई तो इस बात की तस्दीक हो जाएगी, कोई शक व शुबा बाकी नहीं रहेगा कि आप PTI और MQM के कहने पर ये सारा काम कर रहे हैं और आप मेरे खिलाफ इस सारे मामले में तासुब रखते हैं।